हेलो बच्चा, आई होप पहले दोनों चैप्टर के वीडियोस आपने देख लिए होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपको वो दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। तो एज पर अवर प्रॉमिस टुडे वी आर हियर विथ अवर थर्ड चैप्टर वीडियो ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। Select the appropriate alternative from those given below and rewrite the sentence। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और फिर नीचे जो भी आपने चूज किया वो लिखना है। अनुज एंड एहसान आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. They decided to admit Aroh for 1/5 share. New profit sharing ratio will be। अब ये ना एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट दिखाता हूं। ये शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आएगा। वैसे आपको पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आगे के सम्स में मैं सिखाने वाला हूं न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, पर इधर नहीं सिखाऊंगा ना। इधर एक शॉर्टकट देते हैं आपको, और ये शॉर्टकट ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो रहा है। तो 1/5 शेयर बोल रहे हैं ना न्यू पार्टनर का, तो चारों जो एमसीक्यूज जो ऑप्शंस हैं वो उसमें देखो। पहले में ही टोटल 25 हो रहा है, 12 + 8 + 5 25, एंड 5 इज 1/5 ऑफ 25। और किसी में भी जो लास्ट का शेयर है वो 1/5 नहीं आ रहा है, तो बिना कुछ कैलकुलेट किए वी कैन स्ट्रेट अवे से अवर आंसर इज 12:8:5। समझा? नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो आपको पता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में एक एडजस्टमेंट आता है। क्या एडजस्टमेंट आता है कि जो न्यू पार्टनर है उसको आप बेस ले लो और बाकी जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल को एडजस्ट करो इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू पार्टनर्स share, taking his share as a base and according to the new profit sharing ratio। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए। ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। सी जो है वो हमारे नए पार्टनर हैं, और नए पार्टनर को अगर बेस लेते हैं तो कैपिटल आ रहा है, एग्जाम्पल है 1 लाख, 1 लाख और से 25,000। हाँ, तो अभी ये एडजस्ट करने की वजह से ए का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो डेफिसिट में आ रहा है। ए का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो डेफिसिट में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? डेफिसिट मतलब अभी जितना कैपिटल बैलेंस है वो 1 लाख से कम है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट 1 लाख है, अभी जो है वो कम है, तो वो जो डिफरेंस है उसको डेफिसिट बोलते हैं, और उसको बोलना पड़ेगा जा घर जा और उतना पैसा लेके आ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? डेफिसिट कैपिटल। थर्ड, डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। वो जो ब्रैकेट है ना वो मैंने ऐड किया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना, क्योंकि एग्जाम में सम आएगा तो ये एडमिशन के चैप्टर का वैसे कैसे पता चलेगा। तो मैंने वो वर्ड ऐड किया है, फ्रेज ऐड किया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अगर एडमिशन के टाइम पता चल रहा है कि कोई एसेट है तो सही हमारे पास, पर वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो ये तो प्रॉफिट वाली बात हो गई। इट इज एज गुड एज अप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। एसेट 0 था, अभी उसका नया वैल्यू आ जाएगा। सो व्हेन यू रिकॉर्ड दैट, रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सो द जर्नल एंट्री वुड बी जो भी एसेट अनरिकॉर्डेड है, एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट। When goodwill is withdrawn by partner, dash account is credited। Now I seriously know that बच्चे लोग को गुडविल बहुत परेशान करता है ना, गुडविल बहुत परेशान करता है। तो ये फ्रेज ही गलत है बेटा। गुडविल कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, गुडविल कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस बोल रहा है ना उसी में आंसर है। तो गुडविल का जो पैसा लाया जा रहा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 50,000 रुपया गुडविल लेके आया है। अब गुडविल नहीं लाया, पैसा लाया है। वो 50,000 रुपया क्या लाया है? पैसा लाया है। पैसा फॉर व्हाट? फॉर गुडविल।
तो एक बैग में 50,000 लेके आ गया फॉर्म में, तो 50,000 बैग में है। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो बोल रहे हैं ये हमारा पैसा है क्योंकि हमारी मेहनत से हमने जनरेट किया है, तो ये आधा आधा हम लेके जा रहे हैं। तो वो क्या लेके जा रहे हैं? गुडविल नहीं लेके जा रहे हैं, वो कैश लेके जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होता है? अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ करता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? कैपिटल डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। ठीक है ना बच्चे? यहां पे तो गुडविल एमसीक्यू में दिया नहीं है मल्टीपल चॉइस में, पर अगर होता तो काफी सारे बच्चे गुडविल लिख के आ जाते, है ना। तो व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बोला है, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो आंसर है कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है बेटा, तो कैश बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, पार्टनर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। राइट अ वर्ड और फ्रेज which can substitute each of the following statement. Method under which calculation of goodwill is done on the basis of extra profit earned above normal profit. तो ये जो मेथड होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, आपको पता है कि इसको सुपर प्रॉफिट मेथड बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है, सेंटेंस लिखना है, फिर लिखना है आंसर सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट, an account opened to adjust the value of net and liabilities at the time of admission of a partner, to adjust the value of assets होना चाहिए, ये गलत टाइप हुआ है, to value of assets and liabilities। तो भाई इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सर जी इसको गुडविल बोला जाता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, गुडविल। रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर, तो इसका आंसर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको शॉर्टकट अलाउड नहीं है, फुल फॉर्म लिखना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल where new partner will bring his share of goodwill in cash। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको प्रीमियम मेथड बोला जाता है। क्यों प्रीमियम मेथड बोलते हैं आई डोंट नो, पर इसको प्रीमियम मेथड बोला जाता है। मे बी शायद कैश लेके आ रहा है इसीलिए। प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक्स अ सैक्रिफाइस, इसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं सर, सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो इसका आंसर है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट, एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट। अभी ऊपर भी किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, वी डोंट नो विच मेथड दे आर फॉलोइंग, सो इट इज बेटर आप दोनों लिखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप बोल सकते हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हो सॉरी, पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज नथिंग बट सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। अगेन आपको पहले सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे लिखना है अबव स्टेटमेंट इज ट्रू या अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, और फिर रीजन लिखना है। रीजन 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड, ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, ट्रू। रीजन क्या लिखोगे? एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैश और
एनी एसेट इन काइंड एज हिज कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर है, सी आना चाहता है, सी के पास एक जगह है और वो जगह एकदम प्राइम लोकेशन पे स्टेशन के नजदीक, और ए एंड बी इसी के लिए तो सी को पार्टनर बना रहे हैं। तो सी कह सकता है कि ओके ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड बाय द फर्म वेयर इवन आई एम गोइंग टू बी अ पार्टनर, सो ही कैन ब्रिंग इन दैट प्रीमाइसेस दैट ही हैज एज अ कैपिटल। ओके, when goodwill is paid privately to the partner it is not recorded in the books। अब मैं जब ये वर्ड प्राइवेटली सुनता हूं ना तो मुझे ऐसा कुछ झोल है ऐसा नजर आता है, ऐसा झोल वोल कुछ नहीं है, एक्चुअली तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं अभी 50,000 का बैग बोल रहा था कैश गुडविल का, तो वो 50,000 जो गुडविल है वो किसको बिलोंग करता है बेटा, तो वो 50,000 का क्रेडिट तो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। अगर फर्म को पैसे की जरूरत नहीं है, कैश की जरूरत नहीं है, फर्म अच्छा खासा चल रहा है, तो वो जो गुडविल 50,000 लेके आ रहा है, हो सकता है एग्जाम्पल कि तीनों पार्टनर जो है किधर होटल में मिले, वहां पे डिस्कशन हो रहा है, वो भाई साहब 50,000 का गुडविल का बैग लेके आए हैं कैश का, और वो दोनों ए और बी अपने अपने रेशियो में लेके घर चले गए। तो फर्म में ना पैसा आया ना पैसा गया, वो 50,000 किसका था, वो 50,000 बिलोंग करते हैं ए और बी का, आज नहीं तो कल वो पैसा उन्हीं को मिलने वाला है, तो अभी दे दिया है सी ने ए और बी को, तो इसका कोई रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कौन सा है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू पार्टनर्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड मैंने जो भी बोला उसमें से आप रीजन क्रिएट करके लिख सकते हैं। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, सरासर गलत, तो पर इधर एक वर्ड जनरली ऐड कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो जनरली गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स था। फोर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, एकदम गलत। गलत क्यों बेटा, तो जो ओल्ड पार्टनर एसेट्स लेके आए थे अभी तक, वो एसेट को हम रीवैल्यू कर रहे हैं, उसमें हो सकता है प्रॉफिट हो या हो सकता है लॉस हो, तो नया पार्टनर तो अभी अभी आ रहा है, और ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भूतकाल से जब से स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का प्रॉफिट है, तो उसका क्रेडिट या डेबिट वॉट एवर इट इज, वो तो ओल्ड पार्टनर ही शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर, न्यू पार्टनर को उसका क्रेडिट या डेबिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, ये फॉल्स है। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगेन ये भी फॉल्स है, ये ऑलवेज वर्ड से हमें परहेज है। ऑलवेज, ऑलवेज तो एक्चुअली एक ही चीज होता है, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट, उसके अलावा कुछ ऑलवेज नहीं होता है ना। तो रीजन आउट करते हैं, new partner can bring goodwill in cash, or if he does not have sufficient money then goodwill can be raised in the books of accounts and debited to his capital account. Okay, when goodwill is written off goodwill account is debited, no sir, इसको accounting entries नहीं आती है, तो इसको reason out कैसे करेंगे, तो goodwill is an asset and when an asset is written off it is credited and not debited. New ratio minus old ratio is equal to sacrifice, एकदम उल्टा है, तो ये false है, और इसका रीजन आप लिख सकते हैं नया फॉर्मूला, sacrifice ratio is old minus new. Next, usually when a new partner is admitted in the firm there will be an increase in the capital of the firm, तो yes you are right, ट्रू है ये। इनफैक्ट इसी पर्पस के लिए तो नए पार्टनर को ला रहे हैं ना, सो द फर्म में इसका रीजन क्या लिखेंगे, नॉर्मली एडमिशन ऑफ पार्टनर इज डन व्हेन द फर्म इज इन नीड ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी और स्किल ऑफ द न्यू पार्टनर, हेंस नॉर्मली या यूजुअली देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल। कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड when goodwill is withdrawn by the old partner, है ना, पहले ही बात कर दिया, तो ये ट्रू है। ये अगेन गुडविल इज विड्रॉन इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस, गुडविल नहीं विड्रॉ कर सकते हैं,
गुडविल थोड़ी ना फिजिकल है कुछ कि मैं लेके जाता हूं गुडविल, नहीं ना, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, गुडविल नहीं। गुडविल के लिए लाया गया पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो एकदम आसान हो जाता है फिर समझना कि अच्छा कैश लेके जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट करेंगे बेटा। फाइंड द ऑड वन आउट, जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, मशीनरी एसेट है और कैपिटल लायबिलिटी है। तो ऑड मैन कौन है? मशीनरी है। डिक्रीज इन फर्नीचर नुकसान है, पेटेंट रिटर्न ऑफ नुकसान है, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल ये भी नुकसान है, और आरडीडी रिटर्न ऑफ ये भी नुकसान है। अरे बाप रे, चारों नुकसान ही है। पर जो 3 है इसको छोड़ के, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल वो एसेट कम होने वाला नुकसान है, बाकी तीनों आई एम सॉरी, जो मैंने सर्कल किया है वो छोड़ के बाकी तीनों एसेट कम होने वाला नुकसान है ना। बिल्स पेएबल लायबिलिटी बढ़ने वाला नुकसान है, तो इसीलिए मैंने उसको ऑड मैन आउट उसको क्लिक किया है। टेक्स्ट बुक में आरडीडी रिटर्न ऑफ दिया है, बट आई डोंट अग्री विद दैट आंसर, व्हाई दैट इज ऑड मैन आउट, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल अकॉर्डिंग टू मी इज ऑड मैन आउट। सुपर प्रॉफिट मेथड ये गुडविल का मेथड है, वैल्यूएशन मेथड ये भी गुडविल का मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड ये भी गुडविल का मेथड है। फ्लक्चुएटिंग इज द ऑड मैन आउट, fluctuating capital is the odd man out. Okay. Calculate the following. A and B are partner in a firm sharing P&L in the ratio of 1:1. C is admitted. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 share. In favor of C, calculate the new profit sharing ratio. थोड़ा tricky है बेटा, और इसमें मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मैं कुछ अलग absolutely different method से आपको ये सिखाने वाला हूं, है ना, और बाद में उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड भी सिखा दूंगा आपको, बट आई वुड एडवाइज यू टू फॉलो माय मेथड, जो एब्सोल्युटली ऐसे चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा, आपको थोड़ा हजम नहीं होगा। हाँ, तो ट्राई करते हैं। 1:1, 1 + 1 ऐड करो 2 होता है, फिर एक बार 1/4 करना है, जो भी फिगर है उसका 1/4 करना है। तो एक बार 1/2 था, फिर 1/4 है, और फिर 1/5 भी है। तो मैं जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 2, 4 और 5 इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 20, 2 40, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मेरे पास 40 चॉकलेट है, फर्म के पास 40 चॉकलेट है, और वो 40 चॉकलेट अभी कौन कौन खा रहा है बेटा? तो वो 40 चॉकलेट अभी ए और बी खा रहे हैं, ए और बी आधा आधा खा रहे हैं, 20 और 20। ठीक है, सिंपल एकदम। 40 क्यों लिया हमने? जिससे डिवाइड करने वाले उन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ताकि डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल फिगर ना आए। ठीक है ना। तो अभी ए क्या कर रहा है? ए ओ सी आ रहा है, भाई साहब आ रहा है, वेलकम प्लीज कम प्लीज कम, और अपने जेब से उसको जितनी चॉकलेट मिल रही थी उसका 1/4 शेयर वो सी को दे रहा है कि नहीं? क्या लिखा है देखो, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर। किसका 1/4? ए को जितना मिल रहा है उसका 1/4। ए को कितना चॉकलेट मिल रहा है? 20 मिल रहा है, तो 20 का 1/4 कितना होता है? 5 होता है। तो ए ने 5 चॉकलेट दे दिया, तो अभी ए कितना खा रहा है? अभी ए 15 चॉकलेट खा रहा है। बी ने क्या किया? बी ने बोला सी को आजा बेटा, और 20 चॉकलेट में से 1/5 उसके 20 का 1/5, 20 का 1/5 4 चॉकलेट होता है, तो 4 चॉकलेट बी ने दे दिया किसको? सी को। तो अभी बी कितना खाएगा? 16 खाएगा। और सी को क्या मिला? पहले कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं था पहले, अभी 9 चॉकलेट मिले, 5 ए ने दिए, 4 बी ने दिए, टोटल 9 मिले, तो 9। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 15:16:9। दैट्स द आंसर विदाउट यूजिंग एनी एलसीएम और एनी फॉर्मूला। ब्रिलियंट, राइट? इसको अगर कुछ डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन डिविजिबल है जो इस क्वेश्चन में नहीं है, 2 या 3 कुछ भी इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, देन दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, नो नीड टू डू एनीथिंग। एंड दो आई सेड दैट आई विल गिव यू अ ट्रेडिशनल मेथड, बट आई डोंट वांट टू। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर एग्जाम में ये करेंगे तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा, व्हाई नॉट? अज्यूम करो आप एक्चुअली 1/2 जब करते हो तभी भी अजम्पशन है कि एक है उसमें से आधा इसको दिया आधा इसको दिया, पर वो हम लिखते नहीं है कि एक में से आधा दिया आधा इसको दिया, करेक्ट ना? 1 माइनस आप करते हो, जब न्यू शेयर आया 1 - 1/5, तो 1 कहां से आया? अजम्पशन है भाई कि एक केक है उसमें से 1/5 दिया तो 4/5 बचा है,
तो आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस मेथड, ब्रिलियंट मेथड ऑफ सॉल्विंग इट. नेक्स्ट, अनिका एंड राधिका are partner sharing profits in the ratio of 5:1. They decided to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate sacrifice ratio of Anika and Radhika. Absolutely कुछ भी गिनने का जरूरत नहीं है. सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं बोल रहा हूं नहीं जरूरत है. Sacrifice ratio 5:1 ही आएगा. Sacrifice ratio 5:1 ही आएगा. अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम होता है. ये क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. अब जैसे मैं ऐसे बोलता हूं ना, कोई तो बच्चा बोलता है सर दिया तो है ओ सानिका का 1/5. अरे बाबा वो सिर्फ सानिका का शेयर है, पूरा तीनों का प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है क्या? दिस इज टू दिस इज टू दिस नहीं ना, तो वो न्यू पीएसआर नहीं है, न्यू पार्टनर का शेयर है. तो अगर ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो, है ना? बिलीव नहीं होता है? चलो देखते हैं. वही मेरा लॉजिक यूज करते हैं. 5 और 1 क्या होता है? 6 होता है. और एक बार है 1/5, तो मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और 30 कर लेता हूं. ठीक है, 30. तो 30 चॉकलेट्स हैं और अनिका और राधिका खा रहे हैं. 30 को 5:1 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा बेटा? 30 डिवाइड बाय 6 5 होता है, तो 25 और 5. अनिका को 25 और राधिका को 5. अब 30 चॉकलेट है, इधर कुछ अलग तरीके से मैं शो करने वाला हूं. 1/5 हमें सानिका को दे देना पड़ेगा. 1/5 किसका? इधर 30 का लेंगे. यहां पे देखो वर्डिंग्स अलग है. इधर ऐसे नहीं बोल रहा है अनिका अपने चॉकलेट में से दे रही है, सानिका राधिका अपने चॉकलेट में से, ऐसे नहीं बोल रहे हैं. तो 1/5 कहां से मिलेगा? टोटल चॉकलेट में से मिलेगा 1/5. तो 30 चॉकलेट्स हैं, उसका 1/5 करोगे तो 6 इसको दे दो पहले 1/5. अभी इन दोनों के लिए कितना बचा? 24 बचा सर, 24. अब 24 को 5:1 में डिवाइड करेंगे. 5:1 यानी 6 होता है, 6 4 जा 24, तो इसको 20 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा. हो गया काम. तो पहले कितना मिल रहा था? 25 और 5 30 मिल रहा था पहले, और अभी कितना मिल रहा है? 20 और 4. इसको कुछ नहीं मिल रहा था, अब 6 मिल रहा है, टोटल 30 हो गया. तो सैक्रिफाइस कितना हुआ बेटा? 5 और 1. बोल रहा था ना मैंने कि 5:1 ही आएगा सैक्रिफाइस. पहले 25 चॉकलेट मिल रहा था, 5 मिल रहा था, अभी 20 और 4 मिल रहा है. तो ए ने 5 चॉकलेट सैक्रिफाइस कर दिया, बी ने एक ही चॉकलेट सैक्रिफाइस किया. ठीक है, कैन वी सॉल्व लाइक दिस? ऑफ कोर्स वी कैन सॉल्व लाइक दिस. You know the traditional method, so I am not wasting time in doing that. Next one. Pramod, Vinod are partner sharing profits and losses in 3:2. After admission of Ramesh, the new ratio of Pramod, Vinod, Ramesh is 4:3:2. Find out sacrifice rate. तो यहाँ पे old ratio दिया है 3:2, new ratio दिया है 4:3:2 और sacrifice ratio हमें ढूंढना है. तो इधर थोड़ा मेहनत करते हैं. हाँ, अगेन मेरा मेथड से करेंगे. तो ये हो गया प्रमोद, ये हो गया विनोद और ये हो गया रमेश. रमेश को थोड़ा नजदीक लेके आता हूं. रमेश, तो यहां पे रेशियो दिया आपको 3:2. ठीक है, और न्यू रेशियो जो है वो आपको दिया है 4:3:2. ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है. शायद आपको लगेगा कि हमारा वाला आपका जो नॉर्मल मेथड है ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस वो इजी है. इजी है, ये मेथड में वैसे ही आंसर आएगा, है ना. तो ये 3 + 2 कितना होता है बेटा? 5 होता है. 4 + 3 7, 7 + 2 9 होता है. अभी 5 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 45. जैसे साइमल्टेनियस करते हैं ना दोनों को सेम करने के लिए 45. अगर 45 केक होता, इसमें नॉर्मल मेथड भी सिखा दूंगा, डोंट वरी, डोंट गो ऑन सेइंग कि सर हमारा मेथड इजी है. अरे सीखो तो सही बेटा नया. तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 5 वाला जो है टोटल फर्स्ट वाला उसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे जो न्यू वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं. तो क्या हो गया? P और V, ये 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 और 18. यानी कि अगर 45 चॉकलेट होती तो इसको 27 मिलती, इसको 18 मिलती. अभी अगर 45 चॉकलेट न्यू में भी है तो कितना मिलेगा? तो यहां पे न्यू वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. आई होप यू आर गेटिंग. तो ये 20 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करना है. ये 15 हो गया और ये कितना हो गया? 10 हो गया.
आंसर दिख रहा है? तो 27 और 18 पहले खा रहे थे 45 में से, अभी 45 में से 20 और 15 खा रहे हैं। तो P ने कितना सेक्रीफाइस किया? 7, और V ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3, जो 10 मिला कौन है? रमेश को। समझा? हमारे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेते हैं, वही आएगा। देखो, ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो 4/9 एंड 3/9, है ना? अभी आप वही करने वाले हो जो मैंने किया है। देखो एलसीएम लोगे 45, 27 माइनस 20 दैट इज 7 एंड 18 माइनस 15 अपॉन 45 दैट इज 3 अपॉन 45। तो 7:2 ये अपॉन 45, सो 7:3 इज सैक्रिफाइस, है ना? ये बिना एलसीएम की झंझट हमने कर दिया था आंसर, राइट? You must appreciate. Wow, sir. What is revaluation account? Answer the following. So revaluation account is a nominal account. It is prepared at the time of admission of a partner. The purpose of revaluation account is to find out profit or loss at the time of admission because of revaluation of assets and liabilities. The profit or loss on revaluation is distributed to old partners in old profit sharing ratio. What is meant by reconstitution of partnership? Reconstitution of partnership means a change in profit sharing ratio due to admission, retirement or death of a partner, because of which there is a reconstitution, change in the relationship amongst the partners. Why is new partner admitted? New partner is admitted for bringing additional capital into the firm when the firm needs to expand, and new partner can also be admitted when the firm wants to exploit the skills and the talent and the contacts that the new partner has. The basic motive behind bringing the new partner is finally to increase the profit of the business. What is sacrifice ratio? In case of admission of a new partner, old partner sacrifice some share of their existing profit in favor of new partner or incoming partner. That is called as sacrifice ratio. What do you mean by raising the goodwill of the firm at the time of admission of a new partner? At times, the new partner does not bring goodwill for the efforts of the old partner in cash. Hence, to give credit to the old partner, goodwill account is raised in the books of accounts by debiting goodwill account and crediting old partner's capital account. That is called raising the goodwill. What is super profit method of calculation of goodwill? तो ये ध्यान से लिखना, goodwill is ability of a business to earn more as compared to other businesses. Super profit means the profit which the firm makes in excess of normal profit which other firms make. Therefore, super profit is average profit minus normal profit. Goodwill is valued at X number of purchase of super profit. Therefore, एक बॉक्स बना के लिखना, goodwill is equal to dash numbers into super profit. What is treatment of accumulated profit at the time of admission of partner? Accumulated profit is undistributed profit which is earned by old partners. This profit belongs to the old partner. Hence, when a new partner is admitted, accumulated profits are distributed to old partners in old profit sharing ratio. State the ratio in which old partner's capital account will be credited for goodwill when new partner does not bring his share of goodwill in cash. In each नहीं है बेटा, in cash. तो जब ओल्ड पार्टनर जब न्यू पार्टनर कैश नहीं लेके आता है तो गुडविल को रेज किया जाता है और गुडविल को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है.
So the answer is old profit sharing ratio. Who does the excess of debit over credit in, who नहीं what होना चाहिए, what does it indicate? What does the excess of debit over credit in profit and loss adjustment account indicate? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है. डेबिट यानी एक्सपेंस या लॉस, तो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? लॉस इंडिकेट करेगा. So excess of debit over credit in P&L adjustment account indicates loss on revaluation. Complete the table. Dash is equal to total profit upon number of years. तो इसका आंसर है average profit. Average profit is equal to total profit upon number of years. Normal profit is equal to, इधर आता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना हमने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय किया है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है. स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%. तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या है? इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑफ स्टॉक 100 है, अंडर वैल्यू 20 से किया है, तो जो रॉन्ग वैल्यू है वो 80 है. ये कल के वीडियो में भी था. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 160 में 20% ऐड करके लिख लेते हैं 1,92,000. नहीं नहीं नहीं, 160 तो रॉन्ग वैल्यू है. तो अगर 100 राइट वैल्यू होता तो 20 से कम गिना है, तो कम जो गिना है वो 80 है. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 आएगा, सॉरी ये 40,000 आएगा, और ये जो है वो 2 लाख रुपए आएगा. ओके बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओ दैट्स इट. सो ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिशंस ऑफ पार्टनर. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड देन यू मस्ट पुट अ like and also give comments. Comments really help us to grow further. It really encourages us to be more energetic and record more videos. Thank you so much beta. Bye.